Good morning, students. Today we are starting the chapter 3 of civics, electoral politics. In this chapter, we will study that why elections are held in our country and what makes India the largest democracy in the world. है ना, इलेक्शंस क्यों हेल्ड किए जाते हैं हमारे देश में और ऐसा क्या है जो इंडिया को लार्जेस्ट डेमोक्रेसी बनाता है पूरे वर्ल्ड में। तो इसके लिए हमें जानना ज़रूरी है कि डेमोक्रेटिक इलेक्शंस क्यों ज़रूरी हैं, है ना, या फिर हमें इलेक्शंस कराने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, या फिर इलेक्शन की क्या इम्पोर्टेंस है हमारे देश में। ठीक है, मॉडर्न डेमोक्रेसी में सारे सिटीज़न या राज्य में रहने वाला हर व्यक्ति, देश में रहने वाला हर व्यक्ति एडमिनिस्ट्रेशन को रन नहीं कर सकता है। ऐसा करने के लिए रिप्रेजेंटेटिव्स को चुना जाता है और रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनने के लिए इलेक्शंस बहुत ज़रूरी होते हैं। इलेक्शंस के थ्रू ही जो लोग हैं, पीपल हैं, वो अनपॉपुलर गवर्नमेंट को प्लेस करके अपने लिए पॉपुलर गवर्नमेंट या फिर ऐसा गवर्नमेंट जो उनकी एस्पिरेशंस हैं उनको फुलफ़िल कर सके, ऐसा जो रिप्रेजेंटेटिव है वो नया पॉपुलर गवर्नमेंट चुनती है। इलेक्शन के बिना डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सेटअप नहीं हो सकती है। अगर हम कहें कि अगर इलेक्शन नहीं है तो डेमोक्रेसी भी नहीं है, नो इलेक्शन नो डेमोक्रेसी, तो ये गलत नहीं होगा। ठीक है, वाई डू मॉडर्न डेमोक्रेसीज हैव रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट्स? जो मॉडर्न डेमोक्रेसीज हैं इनमें रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट्स क्यों हैं, है ना। अभी जो प्रेजेंट स्टेट्स हैं, इस समय जो हमारे देश में राज्य हैं वो साइज़ में बहुत बड़े हैं। वो एक सिटी में लिमिटेड नहीं है बल्कि एक बहुत बड़े एरिया में फैले हुए हैं और हर रेजिडेंट को डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेशन का एक पार्ट बनाना, एक हिस्सा बनाना स्टेट के ये पॉसिबल नहीं है। तो मॉडर्न स्टेट की जो पॉपुलेशन है वो कुछ हज़ार नहीं है बल्कि ये लाखों और करोड़ों तक बढ़ चुकी है। तो जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है वो इनडायरेक्ट या फिर रिप्रेजेंटेटिव होना ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट जो इसका पॉइंट है, व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक, है ना। इलेक्शन को डेमोक्रेटिक क्या बनाता है? ऐसे कौन से जो सब्सटेंसेस हैं, ऐसे कौन से तत्व हैं जो इलेक्शन को डेमोक्रेटिक बनाते हैं? ठीक है, नो पर्सन विद ड्यूबियस रिकॉर्ड शुड बी अलाउड टू कॉन्टेस्ट द इलेक्शन। कोई भी व्यक्ति जिसका दोहरा रिकॉर्ड हो वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। इलेक्शन रेगुलरली हेल्ड किए जाते हैं हर कुछ सालों में। इलेक्शन जो है फ्री और फेयर मैनर में कंडक्ट किए जाते हैं, है ना, ताकि लोगों को फुल फ्रीडम मिलती है वोट करने के लिए किसी भी कैंडिडेट को जिसे वो इलेक्ट करना चाहते हैं, है ना। देयर शुड बी मोर देन वन पार्टी टू कॉन्टेस्ट एन इलेक्शन। इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के लिए दो या दो से ज़्यादा पार्टीज भी होती हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल कंपटीशन, है ना। पॉलिटिकल कंपटीशन, इसके मेरिट्स और इसके डीमेरिट्स। पॉलिटिकल कंपटीशन मतलब इट इज़ गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन। क्या ये सही है कि जो पॉलिटिक्स है इसमें कंपटीशन है, या फिर सही नहीं है? तो इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स हम दोनों पढ़ेंगे। इसमें अच्छाइयाँ क्या हैं, अगर कंपटीशन है तो क्या अच्छा है इसमें, और कंपटीशन नहीं है तो फिर क्या है, अगर कंपटीशन तो क्या गलत है इसमें, है ना। तो मेरिट्स पहले पढ़ते हैं। रेगुलर इलेक्टोरल कंपटीशन होने से जो ये इंसेंटिव पॉलिटिकल पार्टीज और लीडर्स को एक इंसेंटिव प्रोवाइड कराता है ना। अगर लगातार रेगुलर इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन्स होते हैं तो इससे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और जो लीडर्स हैं उन पर एक लगाम लगा रहता है। दे फुली नो दे स्टैंड द चांस ऑफ विनिंग द इलेक्शन इफ़ दे सर्व एंड सेटिस्फाई देयर वोटर्स। वो पूरी तरीके से जानते हैं कि वो इलेक्शन में तभी चुने जाएंगे अगर वो अपने वोटर्स को सर्व करते हैं और उन्हें सेटिस्फाई करते हैं। अगर वो फेल होते हैं अपने काम में तो फिर वो नेक्स्ट इलेक्शन में खड़े होने के लायक नहीं रहेंगे या फिर नेक्स्ट इलेक्शन में उनको नहीं चुना जाएगा।
पॉलिटिकल कंपटीशन पुट्स प्रेशर ऑन द पॉलिटिकल पार्टीज। जो पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन्स हैं इनसे पॉलिटिकल पार्टीज़ पर प्रेशर पड़ता है, दबाव पड़ता है, और उनके जो लीडर्स होते हैं वो लोगों को सर्व करते हैं, उनकी जो भी डिमांड्स हैं, उनको जो भी एस्पिरेशंस हैं उसके अकॉर्डिंग अपने एक्शंस करते हैं। ठीक है, तो ये मेरिट्स हैं कंपटीशन के। और कंपटीशन के डीमेरिट्स क्या हैं? इट क्रिएट्स फैक्शनलिज्म एंड क्रिएट्स अ सेंस ऑफ डिसयूनिटी। इससे, क्योंकि मल्टी पार्टी सिस्टम है हमारे देश में, तो अलग अलग पार्टीज़ को पसंद करने वाले लोग, अलग अलग लीडर्स को पसंद करने वाले लोगों में एक फैक्शन आ जाता है और इसे डिसयूनिटी का एक सेंस क्रिएट हो जाता है। ठीक है, जो विपक्ष होता है उसके अगेंस्ट एक फैक्शन आ जाता है, एक जो रूलिंग पार्टी होती है उसके मन में, या फिर अलग अलग जो पार्टीज़ हैं उनके बीच में काफ़ी जो फ्रैक्शन, दरार आ जाती है। ठीक है, तो इससे एक डिसयूनिटी का सेंस क्रिएट होता है। ये एक डीमेरिट है इस पॉलिटिकल कंपटीशन का। पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट ऑफन लेवल एलिगेशन अगेंस्ट ईच अदर, है ना। कई बार जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और पार्टीज़ के जो कैंडिडेट्स हैं वो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोपण करते हैं। दे ऑफन मेक फॉल्स प्रोमिसेस, कई बार वो झूठे वादे भी करते हैं और पब्लिक के सामने डिसाइड भी इसको करने की कोशिश करते हैं। जो डर्टी अट्रैक्ट्स होते हैं उनसे डर के कई जो अच्छे लोग होते हैं वो कॉन्टेस्ट नहीं करते हैं इलेक्शन में, है ना। कई गलत चीज़ें ऐसी होती हैं पॉलिटिक्स में जिसके कारण कुछ अच्छे लोग जो हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करने से डरते हैं। सिस्टम ऑफ इलेक्शन इन इंडिया, हमारे देश में इलेक्शन का क्या सिस्टम है ना, कैसे इलेक्शन कराए जाते हैं। पहला, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, है ना। किसी भी इलेक्शन में, कोई भी अगर इलेक्शन कराया जाता है, चाहे वो म्यूनिसिपल का इलेक्शन हो, स्टेट का इलेक्शन हो या फिर लोकसभा के इलेक्शन हो, जो कंसर्न्ड एरिया है उसे कई कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड की जाती है। लोकसभा के लिए जो पूरी कंट्री है उसको 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर दी जाती है। तो पहला काम होता है कि इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज का डिवीजन करना। दूसरा है वोटर्स लिस्ट, है ना। जब डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है कॉन्स्टिट्यूएंसीज का तो उसका नेक्स्ट स्टेप होता है ये देखना कि जो वोटर्स की लिस्ट है वो प्रिपेयर्ड है कि नहीं। इसके लिए इलेक्टोरल रोल प्रिपेयर किया जाता है। जितने भी रेजिडेंट होते हैं देश में रहने वाले 18 साल से ज़्यादा के, उस लिस्ट में इंक्लूडेड हैं या नहीं, है ना। केवल जो इनसेंट पर्सन या फिर ऐसे जिनके क्रिमिनल रिकॉर्ड होते हैं, ऐसे लोगों को इस लिस्ट में शामिल नहीं किया जाता है या फिर उस लिस्ट से हटा दिया जाता है। नेक्स्ट है अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन डेट्स, है ना। नेक्स्ट है अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन डेट्स। इलेक्शन कमीशन जो है हर इलेक्शन के लिए डेट को अनाउंस करती है। फिर है सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स का फिर सिलेक्शन किया जाता है। जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं अपने कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करती हैं और अपने माइंड में रखती हैं कि उनको इलेक्शन में जीतने के लिए क्या करना है या फिर किस तरह से उन्हें इलेक्शन ये जिताना है। नेक्स्ट है फिलिंग द नॉमिनेशन पेपर्स या फिर नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स, देयर स्क्रूटिनी, विड्रॉल ऑफ नॉमिनेशन बाय द कैंडिडेट्स एंड पब्लिकेशन ऑफ फाइनल लिस्ट। ठीक है, नॉमिनेशन का पेपर फिल करना, उनकी स्क्रूटिनी करना, या फिर उन्हें विड्रॉल करना, या फिर कैंडिडेट्स का जो नॉमिनेशन है उसको फाइनल लिस्ट में पब्लिकेट करना। ये प्रोसीजर नेक्स्ट है इसका। तो नॉमिनेशन के लिए जो डिफरेंट कैंडिडेट्स होते हैं अपने नॉमिनेशन पेपर फिल करते हैं इलेक्शन ऑफिस में जा कर के लास्ट डेट के पहले। एक ही और सबके लिए लास्ट डेट बराबर होती है। स्क्रूटिनी के बाद उनका जो नॉमिनेशन पेपर होता है वो या तो एक्सेप्ट किया जाता है या फिर रिजेक्ट किया जाता है ना। फिर जो कैंडिडेट्स हैं जिनका नॉमिनेशन पेपर एक्सेप्ट किया जाता है उन्हें विड्रॉल, अपने नाम को विड्रॉल करने का भी एक चांस मिलता है। फिर फाइनल लिस्ट प्रिपेयर होती है और बैलेट पेपर प्रिंट कराए जाते हैं। फिर अलॉटमेंट ऑफ सिंबल्स, फिर सिंबल अलॉट किए जाते हैं हर पॉलिटिकल पार्टीज़ को, है ना।
सिंबल्स अलॉट करने के लिए जो नेशनल पार्टीज़ हैं उनके परमानेंट सिंबल्स होते हैं, लेकिन जो दूसरी पार्टीज़ और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स होते हैं उनको भी सिंबल्स अलॉट किए जाते हैं। इसीलिए यहाँ तक कि जो ऑर्डिनरी वोटर हैं वो समझ पाएँ, जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं ज़्यादा, वो भी समझ पाएँ कि किन्हें उन्हें डिफरेंट पार्टीज़ हैं और कैंडिडेट्स को पहचान पाएँ आसानी से, इसीलिए इनको सिंबल्स अलॉट किए जाते हैं। नेक्स्ट, इशूइंग ऑफ इलेक्शन मैनिफेस्टो, है ना। फिर इलेक्शन का मैनिफेस्टो इशू किया जाता है ना। डिफरेंट पार्टीज़ जो हैं अपना अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो प्रिंट करवाती हैं ताकि जो वोटर्स हैं वो इजीली उनके प्रोग्राम्स और पॉलिसीज़ को जान सके। फिर है कैंपेनिंग, इलेक्शन की कैंपेनिंग की जाती है। कैंपेनिंग की शुरुआत की जाती है जो डिफरेंट कैंडिडेट्स होते हैं जिनमें पोस्टरिंग, मीटिंग, स्पीचेस, प्रोसेशन और घर घर जा कर के कैनवासिंग करना, इस तरह से कैंपेन की जाती है इलेक्शन की। ये जो चीज़ें हैं वो कई दिनों तक चलती हैं और जिस दिन वोटिंग होती है उसके 48 आवर्स पहले ही ये सारी चीज़ें जो मैनिफेस्टो का होता है अपने कैंपेनिंग जो है वो 48 घंटे पहले ही रोकी जाती है। फिर है वोटिंग, काउंटिंग ऑफ वोट्स एंड डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स। फिर स्पेसिफिक डेट पर वोटिंग कराई जाती है ना। और फिर वोटिंग जो है सीक्रेट बैलेट के बेसिस पर कराई जाती है। वोटिंग ओवर होने के बाद बैलेट बॉक्सेस को सील कर दिया जाता है और काउंटिंग सेंटर पे इनको ले जाया जाता है। वहाँ पर जो वोट्स हैं उनको काउंट किए जाते हैं और उसके फिर तुरंत बाद ही रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है। नेक्स्ट है फिलिंग ऑफ इलेक्शन पिटिशन, है ना। अब इलेक्शन का पिटिशन कैसे किया जाता है? अगर कोई कैंडिडेट है जो सेटिस्फाइड नहीं है इलेक्शन के रिजल्ट से तो वो कोर्ट में जा सकता है और अपने कंप्लेन को रिड्रेस कर सकता है। इसे क्या बोलते हैं? इलेक्शन का पिटिशन करना, ठीक है। नेक्स्ट है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी एंड रेशनल बिहाइंड इट, ठीक। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी राइट टू एक्सप्रेस वंस चॉइस बाय वोट इज कॉल्ड फ्रेंचाइजी, है ना। फ्रेंचाइजी का मतलब क्या है कि किसी व्यक्ति को अपनी चॉइस से वोट देने का जो अधिकार है वो क्या कहलाता है? फ्रेंचाइजी कहलाता है, ठीक है। जब राइट टू वोट या फिर फ्रेंचाइजी दी जाती है हर एडल्ट को एक स्टेट में या फिर एक देश में तो इसे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी कहा जाता है। ये पॉलिटिकल इक्वालिटी पर बेस्ड होता है और ये एक ट्रू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश करता है। असल मायने में डेमोक्रेटिक जो है गवर्नमेंट जो है इसी से इस्टेब्लिश होती है और गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल भी बनाता है सबके लिए, ठीक है। नेक्स्ट है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है? एक कंट्री में द imperialistic countries intentionally ignore to impart education to their subject people due to lack of finances and other administrative reasons, as a result of which a large majority of the people remained illiterate. एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में हम ये देखेंगे कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के लिए लिस्ट में जो वोटर लिस्ट है उसमें नाम आए उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, है ना। तो पहला है कि जो इंपीरियलिस्टिक कंट्रीज़ हैं जैसे इंडिया है, भारत जैसा देश है, यहाँ पर इस देश में क्योंकि फाइनेंस की कमी है और भी जो दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस हैं इसके कारण सभी को बराबर रूप से एजुकेशन प्रोवाइड नहीं हो पाती है। इसका रिज़ल्ट ये है कि जो लार्ज मेजॉरिटी है लोगों की वो इलिटरेट रह जाता है, ठीक है। इट इज़ आर्ग्यूड दैट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आर नॉट रेलिवेंट ऑल काइंड्स ऑफ जॉब, ठीक है। हर जॉब के लिए हर तरह के काम के लिए एक जैसी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं रेलिवेंट होती है। जो एक क्रिकेट प्लेयर है
उसको उसके क्रिकेट खेलने की एबिलिटी के ऊपर जज किया जाता है, ना कि उसकी क्वालिफिकेशन के बेस पर। जो वोटर्स हैं वो बेस्ट जज करते हैं टू द choose the educated candidate or an experienced man who has the ability to understand people's concern, problem, etc. है ना। जो वोटर्स होते हैं वो बेस्ट जज होते हैं एजुकेटेड कैंडिडेट को चुनने के लिए, और या फिर एक एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति को चुनने के लिए जिसमें लोगों के कंसर्न को, लोगों की प्रॉब्लम को समझने की जो है एबिलिटी होती है। ठीक है, तो वोटर्स कैसे होने चाहिए? वोटर्स के लिए कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं होती है। इट मीन्स टेक्निक्स एंड मेथड अडॉप्टेड इन इलेक्शन। इलेक्शन जो है उसमें कौन कौन से मेथड अपनाए जाते हैं, किन मेथड से इलेक्शन कराए जाते हैं? पहला है पोस्टरिंग, दूसरा है मीटिंग, तीसरा है स्पीचेस, नेक्स्ट है प्रोसेशंस, फिफ्थ है हाउस टू हाउस कैनवासिंग। ठीक है, ये टेक्निक्स अडॉप्ट किए जाते हैं इलेक्शन में, ये मेथड अडॉप्ट किए जाते हैं इलेक्शन में। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ सीक्रेट बैलेट। सीक्रेट बैलेट का क्या इंपॉर्टेंस है हमारे देश में, है ना। सीक्रेट बैलेट में वोटर जो है अपनी चॉइस को फ्रीली और बिना किसी डर के एक्सप्रेस कर सकता है। वोटर जो है पुल्स और प्रेशर से फ्री रहता है सीक्रेट बैलेट सिस्टम में। इट ब्रिंग्स द डिजायर्ड चेंज बट विदाउट एनी इल फीलिंग एंड रॉन्ग एटीट्यूड। ठीक है, जो व्यक्ति जिसको चुनना चाहता है बिना किसी डर के चुन सकता है, उसके ऊपर किसी तरह का कोई दबाव नहीं आता क्योंकि सीक्रेट बैलेट होता है, तो कोई भी रॉन्गफुल एटीट्यूड इसमें काम नहीं आता है। ठीक है, नेक्स्ट है इलेक्शन मैनिफेस्टो एंड इट्स यूज़। इलेक्शन का जो मैनिफेस्टो होता है, इसका जो प्रचार प्रसार होता है, इसका क्या यूज़ है ना। The pamphlet that tells us about the program, policies and aims of a political party is called the election manifesto. Election manifesto क्या कहलाता है? वो पैम्फलेट जो हमें किसी पार्टी की प्रोग्राम, पॉलिसीज़ और उनके एम्स के बारे में बताता है, वो इलेक्शन मैनिफेस्टो उस पार्टी का इलेक्शन मैनिफेस्टो कहलाता है ना। इलेक्शन मैनिफेस्टो से क्या लोग जानते हैं, है ना। जो लोग हैं वो इससे ये जान सकते हैं कि जो पार्टी है वो क्या करेगी, या फिर क्या उसको अगर हम चुनते हैं तो वो क्या कर सकती है, उसकी क्या लिमिटेशंस हैं, या फिर क्या वो हमारे डिज़ायर्स पर खरी उतरेगी। ये सब जो है जान सकते हैं हम उस मैनिफेस्टो से। ठीक है, मैनिफेस्टो ब्रिंग्स द डिफरेंसेस बिटवीन वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज़। मैनिफेस्टो जो है वो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के डिफरेंसेस को दूर करती हैं। मतलब अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनके मैनिफेस्टो भी अलग अलग होते हैं, तो उन सब के डिफरेंसेस के बारे में पता चल जाता है कि एक पार्टी दूसरी पार्टी से अलग कैसे है ना। फिर उसमें से बेटर कौन है, बेस्ट कौन है, इसको हम चुनते हैं। इवन व्हेन द इलेक्शंस आर ओवर, द पीपल कैन पुट प्रेशर ऑन द सक्सेसफुल पार्टी टू एक्ट अकॉर्डिंग टू इट्स मैनिफेस्टो, है ना। यहाँ तक कि जब इलेक्शन ओवर होते हैं तो लोग जो हैं सक्सेसफुल पार्टी को उसके मैनिफेस्टो के अकॉर्डिंग उस पर दबाव डाल सकते हैं, उसके एक्शंस को लेकर के। ठीक है, नेक्स्ट है सिंबल्स एंड देयर इम्पोर्टेंस। जो सिंबल्स दिए जाते हैं पार्टीज़ को, उसका क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है, जितने भी मेजर या फिर नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको वेल नोन और परमानेंट सिंबल्स अलॉट किए जाते हैं इलेक्शन कमीशंस के थ्रू। एक ऑर्डिनरी या फिर एक इलिटरेट मैन है, वो इजीली रिकॉग्नाइज कर सकता है पार्टी को इसके सिंबल को देख करके, है ना। सिंबल्स जो हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ को इजीली अरेंज करने के लिए हेल्प करते हैं, अपने प्रोसेशन को, अपनी मीटिंग्स को और अपने प्रोपेगेंडा को स्ट्रीट टू स्ट्रीट कैरी करने में। अगर एक से ज़्यादा कैंडिडेट हैं एक ही नाम के सेम कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो सिंबल्स जो हैं ऐसे में ज़्यादा सक्सेसफुल प्रूव होते हैं। नेक्स्ट है व्हाट मेक्स इंडियन इलेक्शंस डेमोक्रेटिक।
इंडिया की जो इलेक्शन है, भारत में जो चुनाव कराए जाते हैं, उसे डेमोक्रेटिक क्या बनाता है? पहला, इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, है ना। इलेक्शन जो है एक डेमोक्रेटिक सेटअप में, इंडिया जैसे एक डेमोक्रेटिक देश में इलेक्शन का सेटअप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हेंस देयर इज़ अ ग्रेट नेसेसिटी ऑफ एन इंडिपेंडेंट बॉडी टू होल्ड फ्री एंड फेयर इलेक्शन, है ना, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसे बॉडी की ज़रूरत है जो फ्री और फेयर इलेक्शन को होल्ड कर सके। ये बॉडी जो है हमारे देश में इलेक्शन कमीशन कहलाती है। क्या फंक्शंस होते हैं इलेक्शन कमीशन के, या फिर क्या 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 काम करती है इलेक्शन कमीशन हमारे देश में? पहला, प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल का प्रिपरेशन करती है, कॉन्स्टिटेंसीज को डिलिमिट करती है, इलेक्शन की डेट को फिक्स करती है, इलेक्शन सिंबल को अलॉट करती है, नॉमिनेशन के पेपर्स की स्क्रूटिनी करती है, बैलेट पेपर की प्रिंटिंग कराती है, फ्री और फेयर इलेक्शन कराती है, और रिजल्ट्स को डिक्लेयर करने का काम करती है इलेक्शन कमीशन हमारे देश में। और चेकिंग अनड्यू इंटरफेरेंस ऑफ द पार्टी इन पावर, है ना, जो पार्टी पावर में आई है उसकी अनड्यू जो इंटरफेरेंस होती है उनको चेक करती है। देन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, क्या कोड ऑफ कंडक्ट क्या होते हैं? इसमें different political parties have agreed to follow certain principles during an election campaign। अलग अलग जो political parties हैं वो कुछ certain principles को follow करती हैं इलेक्शन कैंपेन के दौरान। ऐसे principles as a whole जिन्हें मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कहा जाता है, ठीक है। पहला है नो प्लेस ऑफ वर्शिप विल बी यूज्ड फॉर इलेक्शन प्रोपेगेंडा, है ना। कोई भी प्लेस, कोई स्पेशल जगह जहाँ पर वर्शिप की जाती है उसे इलेक्शन के प्रोपेगेंडा के लिए, चुनाव प्रचार के लिए नहीं चुना जाता है, नहीं सेलेक्ट किया जाता है। गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को यूज़ नहीं किया जाता है किसी मिनिस्टर के द्वारा, रूलिंग पार्टी के, है ना। नो अनाउंसमेंट ऑफ रिफॉर्म्स और फेवर विल बी अनाउंस्ड आफ्टर द इलेक्शन हैव बीन अनाउंस्ड, है ना। कोई भी रिफॉर्म या फेवर अनाउंस नहीं किया जाएगा इलेक्शन अगर एक बार अनाउंस हो गए तो, ठीक है। क्रिटिसिज्म ऑफ द ओपोनेंट शुड बी लिमिटेड टू देयर पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स एंड इन नो वे स्टॉप डाउन टू पर्सनल अटैक्स एंड काउंटर अटैक्स। ओपोनेंट्स जो ऑपोजिट पार्टी होती है, ओपोनेंट्स होते हैं, वो उनके जो क्रिटिसिज्म होता है, वो जो क्रिटिसाइज़ करते हैं रूलिंग पार्टी को, तो उससे उनकी पॉलिसीज़ में लिमिटेशंस आती हैं, प्रोग्राम्स में लिमिटेशंस आती हैं, लेकिन उसके लिए वो किसी तरह का पर्सनल अटैक नहीं कर सकते, ठीक है। एंश्योरिंग पॉपुलर पार्टिसिपेशन, हर स्टेप जो लिया जाता है वोटर्स के द्वारा, वो उनके वोट्स को कास्ट करने के लिए उनकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग होता है ना। क्या मतलब, जो भी स्टेप लिए जाते हैं वोटर्स के द्वारा, जो वोटर्स होते हैं वो उनका हर स्टेप इस तरह से लिया जाता है कि वो जो अपना वोट कास्ट कर रहे हैं, जो अपना वोट दे रहे हैं, वो अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग दें, जिसको वो चुनना चाहते हैं उसको वो चुने, उसी को वोट दें, ठीक है। एवरी एफर्ट इज बीइंग मेड फॉर द सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ द वोटर्स एट द इलेक्शन बूथ। इलेक्शन बूथ पर हर व्यक्ति जो है, हर जो वोटर है वो सेफ रहे, है ना, उसकी सिक्योरिटी हो, इस तरह के सारे एफर्ट किए जाते हैं, इस तरह के व्यवस्थाएं की जाती हैं वहाँ पर। इट इज़ ऑल्सो सीन दैट नो coercion is used in any way to force voters to vote for a particular candidate, है ना। और ये भी देखा जाता है कि किसी वोटर्स पर किसी तरीके का ऐसा दबाव नहीं डाला जाता है कि वो किसी पर्टिकुलर कैंडिडेट को ही वोट दे, है ना। वो जिसको चाहता है उसे वोट दे सकता है। इट इज़ ऑल एफर्ट्स आर मेड टू सी दैट नोबडी ट्राइज टू यूज़ हिज मसल और मनी पावर। ये भी, इसका भी ध्यान रखा जाता है कि कोई भी व्यक्ति अपना मसल पावर या फिर मनी पावर यूज़ ना कर सके किसी को भी किसी वोटर को इन्फ्लुएंस करने के लिए। एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन रिजल्ट्स, इलेक्शन के जो रिजल्ट्स हैं उनको एक्सेप्ट करना। मोस्टली
ऐसा देखा जाता है कि जो पीपल या फिर जो कैंडिडेट कॉन्टेस्ट करते हैं इलेक्शन में, वो इलेक्शन के रिजल्ट से सेटिस्फाइड होते हैं। अगर हमारे देश में जो इलेक्शन कराए जाते हैं अगर वो फ्री और फेयर नहीं होगा तो रूलिंग पार्टीज़ जो हैं इलेक्शन लॉस्ट कर देंगी अपना। रूलिंग पार्टीज़ जो हैं विनिंग होती हैं, और जो लूजिंग इलेक्शन होते हैं दोनों ही सेंटर और स्टेट में। ठीक है। एज सच इन इंडिया द पीपल एंड द पॉलिटिकल पार्टीज आर सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट। तो इंडिया में जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो रिजल्ट से सेटिस्फाइड होती हैं। ठीक है। सच some candidates is not satisfied with the election result, he can file an election petition। कुछ कैंडिडेट जो सेटिस्फाइड नहीं है इलेक्शन के रिजल्ट से तो वो इलेक्शन पिटिशन फाइल कर सकते हैं। देयर इज़ अ प्रोविज़न टू दिस इफेक्ट इट if a certain candidate is not satisfied about the way the election have been held in constituency or a part of his constituency, है ना। ऐसा प्रोविज़न होता है कि जो कैंडिडेट है जिसने फाइल की है, पिटिशन फाइल की है, अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है इलेक्शन के वे से, इलेक्शन के तरीके से जो उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी में हेल्ड कराए गए हैं जिस तरीके से, है ना, या फिर उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी का वो हिस्सा नहीं है, तो ऐसे में वो दोबारा इलेक्शन कराए जाते हैं या फिर उस पर विचार किया जाता है। सच अ डिससेटिस्फाइड कैंडिडेट और कैंडिडेट्स कैन फाइल अ पिटिशन इन द कोर्ट एंड क्वेश्चन द इलेक्शन ऑफ अनदर कैंडिडेट, है ना। तो इस ऐसा जो डिससेटिस्फाइड कैंडिडेट है या फिर जो कैंडिडेट्स हैं जो फाइल करते हैं पिटिशन फाइल कर सकते हैं किसी भी कोर्ट में और क्वेश्चन कर सकते हैं दूसरे कैंडिडेट्स पर, सवाल उठा सकते हैं। ऐसे पिटिशन को एक इलेक्शन पिटिशन कहा जाता है। अगर ऐसा पिटिशन एक्सेप्ट किया जाता है तो फिर दोबारा से इलेक्शन कराए जाते हैं, बाय इलेक्शन होते हैं। ठीक है। ये चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है। इसमें जो एक्टिविटीज़ होती हैं या फिर कुछ स्टोरीज़ जो दी होती हैं इसे आपको खुद पढ़ना होता है, इसलिए चैप्टर को रीड कीजिए अच्छे से सबसे पहले और उसके बाद इसको एक्सप्लेनेशन को सुनिए। ठीक है, तब आपको ये चैप्टर समझ में आएगा। ओके, गुड बाय।